नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जो आपका पेपर है इथोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ जूलॉजी का पेपर सेकेंड, उसका पार्ट है इथोलॉजी। ठीक है, उसमें इथोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी आपको पढ़ना है। अब इथोलॉजी क्या होता है, ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कितना जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सब पहली बात तो आपके सिलेबस में दिया है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं और उसकी और सारी चीज़ों को हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इथोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा है मैं आपको बीच बीच में क्लासेस भी देती रहूं, पेपर तो मैं डिस्कस कर ही रही हूं क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हुए हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इथोलॉजी। एक नाम इसका और है, इथोलॉजी को हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर। ठीक है, एनिमल बिहेवियर के नाम से भी हम जानते हैं। अब एनिमल बिहेवियर से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर, उनका मतलब आदतें कैसी हैं, वो बिहेव कैसा करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके ह्यूमन, लायन, डीर सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम डेफिनेशन से जानेंगे। ठीक है, तो जो इस एनिमल बिहेवियर की स्टडी होती है उसे हम ईथोलॉजी कहते हैं। ईथोस का मतलब होता है एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है, एनिमल्स बिहेवियर एंड लॉगोस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज ईथोलॉजी। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इथॉस जो है ग्रीक वर्ड में से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हैबिट या कस्टम। ठीक है, हैबिट क्या है उसका, कस्टम क्या है, लोगों उसका मतलब ही होता है स्टडी। ठीक है, तो वर्ड इथोलॉजी है जो क्या डिफाइन करता है, एनिमल बिहेवियर को नेचुरल कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेचुरल कंडीशन में एक एनिमल कैसे बिहेव करता है। जैसे आप सबने हनी बी डांस के बारे में सुना होगा। ठीक है, हनी बी डांस, हनी बी डांस में क्या होता है, इसमें जब इनकी मीटिंग होती है, दैट मीन्स जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक टाइप का ये डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके लिए, या जब ये अपने फूड के सर्च में निकलते हैं तो एक नप्चियल डांस जिसको कहते हैं, ये एक फ्लो में निकलते हैं। या आप चींटी को देखते होंगे। ठीक है, चींटी आंट जो होती है चींटी, तो वो जब चलती है एक लाइन में, ये कोई एक चींटी है तो सारी चींटियाँ इसके पीछे चलती हैं क्योंकि ये इसका बिहेवियर है, ये एक टाइप का फेरोमोन्स रिलीज करता है। तो इस तरीके के बिहेवियर की जो स्टडी हम करते हैं एनिमल्स की, उससे हम क्या कहते हैं, ईथोलॉजी। और ये एक बायोलॉजिकल साइंस की न्यू ब्रांच है। ठीक है, इसे आप बिहेवियरिज्म भी कह सकते हैं, व्यवहारवादिता भी कह सकते हैं हिंदी में। और ये साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी के बारे में बताता है एनिमल बिहेवियर के, कि साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली कैसे एनिमल बिहेव करते हैं। ठीक है, इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एनिमल का रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन इट्स एनवायरनमेंट। कोई एनिमल जैसे उसको स्टिमुलाई दी जाती है, जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के नर्व्स का स्टिमुलस है, आप कोई गर्म केतली है, ठीक है, इस तरीके से बहुत गंदा बना है, फिर भी उस पर अगर हाथ रखते हैं तो जैसे ही स्टिमुलस आप जाता है आपके पास नर्व का, तो आप तुरंत हाथ को पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं, इसी चीज को किस में पढ़ा जाता है, एनिमल बिहेवियर में। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, मूविंग अ बैक्टीरियम टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बिहेवियर। आप कोई लैब में परफॉर्मेंस होती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ हाई शुगर कंसंट्रेशन है। ठीक है, हाई शुगर एंड कंसंट्रेशन, और ये बैक्टीरिया है, ये इसके तरफ मूव कर रहा है, ये इस बैक्टीरिया का क्या है, सिंपल बिहेवियर इसका शो कर रहा है। डांस ऑफ बी, ठीक है, एक्सप्रेशन डिफरेंट मीनिंग विच फॉर्म द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ये क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं की रोल प्रिसीविंग करने में और प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू। ये मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं हमारे जो होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, एनिमल डिसाइड करता है डिफरेंट पैटर्न को। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में
हमने समझ लिया कि इथोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इथोलॉजी की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इथोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब इथोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी कहलाता है। अब इसके पीछे जो वर्क करने वाले थे बहुत सारे नेचुरलिस्ट और साइंटिस्ट जो है कंट्रीब्यूट किए थे डेवलपमेंट ऑफ इथोलॉजी को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बनाने में, ठीक है। थ्रू आउट द हिस्ट्री डिफरेंट नेचुरलिस्ट हैव स्टडीड एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसके लिए कई सारे नेचुरलिस्ट यानी कि इनको प्रकृतिवाद कहा जाता है, जो प्रकृति पे वर्क करते हैं, जैसे आपके डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। लेमार्क एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, नेचर पे वर्क किया है, सारी चीज़ें उनके नेचर के अराउंड थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे एनिमल एस्पेक्ट्स पे, उनके कई सारे कैरेक्टर्स पे बिहेवियर किया और बिहेवियर पे स्टडी की, उनकी आदतों पे देन क्या किया, एक उसको सेपरेट ब्रांच बनाने में इथोलॉजी की बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी जो है एनिमल की बिहेवियर की, ये स्टार्ट हो गई थी 18th सेंचुरी, मतलब 1800 में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है। नेचुरलिस्ट लाइक वाइट एक साइंटिस्ट नेचुरलिस्ट थे, आप कह सकते हैं। 1720 से 1793 तक इन्होंने वर्क किया। लीरॉय 1723 से लेकर 1789 तक इन्होंने वर्क किया, ठीक है। अब देखिए, इथोलॉजी हैज़ इट्स साइंटिफिक रूट इन द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन। इसकी जड़ें चार्ल्स डार्विन की भी डिस्कवरी से मिलती हैं, जो 1809 से 1882 तक। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने जूलॉजी के ही फर्स्ट पेपर में इवोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपने उसको पढ़ा है, पहला ही पेपर आपका चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, उन्होंने क्या क्या वर्क किए थे, पहला ही यूनिट है आपका। हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ट्रिगर्ड द एनिमल बिहेवियर। उनकी जो थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन को लेकर, वो एनिमल बिहेवियर के बारे में बताई, ठीक है। ही हैज़ बीन नोन एज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल इथोलॉजी। जो पुरानी, जैसे हमारी क्लासिकल डांस होते हैं और आजकल मॉडर्न डांस आ गए हैं, उसी तरीके से जो हमारी पुरानी क्लासिकल इथोलॉजी थी, उसके फाउंडर के फॉर्म में के रूप में आप किसको कह सकते हैं, चार्ल्स डार्विन को। His own observation on behavior of animals and man were important. उनका खुद का क्या था, ऑब्जर्वेशन था ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो आपके मैंस है और एनिमल्स के बीच पे। उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन एंड सेलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। ही एक्सप्लेन वेरियस एक्सप्रेशन एंड इमोशन ऑफ मैन। उनकी ये दो बुक आई थी, एक था डिसेंट ऑफ मैन, मतलब कि जो ह्यूमंस हैं उनके पूर्वज कौन है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ सेक्स के बेसिस पे, और दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स, कैसे मैन या जो एनिमल्स हैं वो अपने एक्सप्रेशन को दिखाते, जैसे हमारे ही फेस पे के कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं, स्माइल के, सैड फेस के एक्सप्रेशन जो है वो कैसे दिखाते हैं। तो अगर आप एक तरीके से देखें कि शुरुआत में जो 17 और 70s का दौर था, उसमें दो साइंटिस्ट वाइट और लेरो ने वर्क किया। फिर 80s का जो आया दौर, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क चार्ल्स डार्विन ने किया, और यहाँ पे हम इनको क्लासिकल इथोलॉजी का फाउंडर भी मान सकते हैं, ठीक है। जॉर्ज रोमेंस 1848 और 1894 में इन्होंने डार्विन के साथ ही वर्क ऑफ डार्विन एंड पब्लिश्ड अ बुक एनिमल इंटेलिजेंस की एक नाम की एक बुक पब्लिश की, ये भी डार्विन के साथ ही वर्क कर रहे थे उसी टाइम में 1882 में। फिर जॉन वॉटसन आते हैं, ये भी 1878 में और से लेकर 1958 तक ये इनिशिएट किए एक नया अप्रोच एनिमल बिहेवियर के लिए, जिसमें कि क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और एनिमल बिहेवियर पे, ठीक है, एनिमल बिहेवियर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे डार्विन क्या थे, नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने नेचर में देखते हुए, जैसे को मैंस को नेचर में चल रहा है और कई सारे जैसे बर्ड्स हो गई और कुछ एलिफेंट्स हो गए, जितने भी एनिमल वगैरह थे उनको ऐसे नेचर में देखा, उनके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है, नेचुरली उनको देखा, ठीक है, तो इस वजह से उन्हें नेचुरलिस्ट कहा। लेकिन जब 1878 से लेकर 1958 के बीच में जॉन वॉटसन आते हैं, तो जॉन वॉटसन क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, और उस पर इंटरप्रिटेशन किया और रिजल्ट दिया, ठीक है।
Journal of Animal Behavior in the year 1973 in Germany made the animal behavior studied as an academic field to study and promoted the behavioral research. ठीक है, एक जर्नल पब्लिश हुआ, जैसे कई सारे जर्नल पब्लिश होते हैं साइंस में, ठीक है, उसी तरीके से इस एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक जर्मनी में एक जर्नल पब्लिश हुआ और वो जर्नल 1937 में पब्लिश हुआ। और उस जर्नल के पब्लिश होने के बाद ऐसा देखा गया कि नहीं, ये जो एनिमल बिहेवियर है इसको हम स्टडी के फील्ड में, एकेडमिक स्टडी जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, इसके फील्ड में लाया जाए और बिहेवियर रिसर्च को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है, अब इथोलॉजी की जो स्टडी है इसमें कुछ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे आप निको टिनबर्जन के बारे में सुनेंगे, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि उसके बाद स्टडी में आ गया, फिर आपके डच बायोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड पे स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। निको टिनबर्जन ने 1907 से 1988 तक और जर्मन ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश, ठीक है, दो। निको टिनबर्जन ये डच के बायोलॉजिस्ट थे एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और जर्मन और ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश ने एंड ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट, इथोलॉजिस्ट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट कार्ल कोरेंज, इनका ईयर 1903 से 1989 तक वर रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इथोलॉजी। इन तीनों को मॉडर्न इथोलॉजी का फादर या फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन? निको टिनबर्जन, आप उनके याद मत करिए कि कहाँ से हैं, ठीक है। निको टिनबर्जन के बाद आपके कार्ल वॉन फ्रिश, निको टिनबर्जन, देन कार्ल लॉरेंज, ठीक है, सॉरी कॉनरेड लॉरेंज, या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, टिनबर्जन, फ्रिश और लॉरेंज, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर कंबाइनली इनको फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी कहा जाता है, जबकि इन्होंने एक वर्क अलग अलग टाइम पे किया था, मतलब लेकिन 90s के ही आसपास तीनों लोग आते हैं, ठीक है। अब कोई डच का है, वहाँ पे वर्क करता, कोई ऑस्ट्रिया का वहाँ वर्क कर रहा था, कोई जर्मन का वहाँ वर्क कर रहा था, ठीक है। Their research contribution in the field of animal behavior were widely accepted and acknowledged. इनकी जो डिस्कवरी थी उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर फिर ध्यान दिया जाने लगा, एक्नॉलेज किया जाने लगा। They together received Nobel Prize in 1973 for their contribution to behavior ecology. तीनों को एक साथ, ठीक है, कार्ल कोरेंज, निको टिनबर्जन और वॉन फ्रिश को एक साथ 1973 में बिहेवियरल इकोलॉजी के लिए बिहेवियरल बायोलॉजी के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। द बुक टाइटल्ड स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट बाय टिनबर्जन 1951 gave ideas on innate behavior reaction in animals and adaptiveness and evolutionary aspects of these behavior. एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट बाय टिनबर्जन, 1951 में ये बुक पब्लिश हुई। और ये इनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बाय बर्थ हो, जो जन्म से आपके अंदर हो। जैसे दूध पीना मम्मी का आपको कोई सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर बाय बर्थ आता है। आप क्राई करते हैं, वो बाय बर्थ आता है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके बर्थ के समय से ही होते हैं, उनको इनेट बिहेवियर कहते हैं। तो इनेट बिहेवियरल रिएक्शन पे एनिमल्स के इन्होंने वर्क किया और वो कैसे अडाप्ट करते हैं इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को, मतलब और कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया और इस स्टडी को इस स्टडी के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिला, ठीक है। देन कार्ल वॉन फ्रिश जो थे वो डिस्कवर किए थे हनी बीज कैन डिस्टिंग्विश द बिहेवियर ब्लॉसमिंग प्लांट्स बाय देयर सेंट्स, ठीक है। हनी बीज थी, उनको डिस्टिंग्विश किया था वेरियस ब्लॉसमिंग प्लांट्स बाय देयर सेंट्स, उनके सेंट के बेसिस पे। हिज वर्क वर सेंटर्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेंसरी परसेप्शन ऑफ द हनी बी। इनका वर्क कहाँ पे सेंटर्ड था, उसका केंद्र क्या था? उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि सेंसरी वर्क है हनी बी का, वो कैसे काम करता है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ द वैगल डांस ऑफ द बी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैगल डांस ऑफ द बी के बारे में बताया था, क्या होता है ये आप जानेंगे। कोनार्ड लॉरेंज जो थे हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ इथोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो फादर ऑफ इथोलॉजी किसे कहा जाता है? कोनार्ड लॉरेंज साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी
इथोलॉजी कहा जाता है। बार बार आपको मैं इतना इकोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ कि मेरे माउथ से हमेशा इकोलॉजी ही निकल रहा है। ही स्टडीड द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इन एनिमल्स स्पेशली इन ग्रे लैग गीज एंड इन्वेस्टिगेट द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रिंटिंग। ये सब चीज़ें आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्प्रिंटिंग क्या होता है। एक एनिमल था ग्रे लैग गीज, उसके ऊपर इन्होंने उसके इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया था। ठीक है, लॉरेंज और टिनबर्गर ने एक साथ मिलकर एक आइडिया डेवलप किया था कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इन्होंने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को बताने के लिए इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का यूज किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्ट्री की, किस तरीके से जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, किस तरीके से कौन कौन से साइंटिस्ट आए। सबसे पहले 80s में 2 साइंटिस्ट आए, वाइट, ठीक है, लेरॉय, ये दोनों साइंटिस्ट ने वर्क किया। मैं एक कंपाइल कर देती हूँ। देन आपके 80s में आते हैं कौन, डार्विन साहब। डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, तो डार्विन ने जो वर्क किया अपना नेचर पे वर्क किया। ठीक है, तो डार्विन के बाद जो आए वो आपके कौन है, जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन ने क्या किया, लैबोरेटरी वर्क, उनको क्या किया, लैब में वर्क किया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं, निको टिनबर्जन, वॉन फ्रिस्ट और लॉरेंज। इन तीनों ने मिलकर मॉडर्न इथोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इनको साथ में नोबेल प्राइज़ भी मिला और इन्होंने बुक्स भी कई सारे पब्लिश किए इसके ऊपर, कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। फिर आपके उसकी दौरान आपके जो लॉरेंज साहब थे उनको फादर ऑफ इकोलॉजी घोषित किया गया। अब हम थोड़ा सा इथोलॉजी के स्कोप के बारे में जानेंगे। तो इथोलॉजी का स्कोप क्या है, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। ठीक है, क्यों ऐसी ज़रूरत आई कि इसको अलग बायोलॉजी का पार्ट बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये वाइटल रोल प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल की स्टडीज़ में। ठीक है, इथोलॉजी जो है वो लिंक है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट एंड बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इसको लिंक आप मान सकते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच और नर्वस सिस्टम और इकोसिस्टम के बीच। ठीक है, एनिमल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर। इसमें आप जो नेचर की ब्यूटी है, मतलब कैसे किस तरीके से बीज का काम हो रहा है, ग्रे लैगीज के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे पैवलॉव वगैरह ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म एक अच्छा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, आगे जब आप टीचिंग की तैयारी करेंगे तो भी आप बिहेवियरिज्म एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके साइकोलॉजी में भी आता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज, ये इम्प्रूव करता है मल्टीप्लिकेशन में स्पीसीज के। इट हैज़ मच इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस। तो मैंने अभी बताया साइकोलॉजी और सोशल साइंस के बीच में समाज शास्त्र और साइकोलॉजी जो होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प इन कंट्रोल पेस्ट ऑर्गेनिज्म, हेल्प करता है पेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स या पेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके लिए आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, उसमें हेल्प करता है। जो हनी बी का बिहेवियर था वो पॉलिनेशन और प्लांट ब्रीडिंग में हेल्प करता है। एनिमल बिहेवियर जो है इम्प्रूव करने में, फॉरेस्ट रीजनरेशन में हेल्प करता है। ये इम्प्रूव करता है कैप्टिव ब्रीडिंग मेथड को। ठीक है, एनिमल बिहेवियर इंप्रूव करता है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल बिहेवियर स्टडीज आर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में भी हेल्प करता है। स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल पर्टिकुलरली फिशेस बर्ड्स हेल्प टू इम्प्रूव देयर हैबिट्स। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड फिश के बारे में आपने कैटाड्रोमस एनाड्रोमस फिशेस के बारे में पढ़ा होगा। देन साइबेरियन बर्ड्स आप देखते हैं हमारे यहाँ आ जाती हैं, एक्चुअली वो रहती हैं साइबेरिया में लेकिन वहाँ पे ठंडियों के टाइम में छोड़ के हमारे यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, स्टडी ऑफ इथोलॉजी प्रिवेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज को बचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें इथोलॉजी में पढ़नी थी। ठीक है, इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी क्या है, एनिमल्स आर बिहेविंग इन 2 डिफरेंट वेज। अगर पूरे एनिमल बिहेवियर को हम डिवाइड करें तो एनिमल जो है 2 तरीके से बिहेव करता है। इसको 2 ब्रॉड कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है, 2 क्वेश्चन के बेसिस पे। हाउ मतलब कोई एनिमल कैसे बिहेव करता है और कोई एनिमल क्यों बिहेव करता है, इन 2 बेसिस पे क्वेश्चन अराइज होता है। अगर हाउ की बात करें तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। ठीक है, प्रॉक्सिमेट कॉज को हम कहते हैं कि हाउ एनिमल कैसे कर रहा है इन चीज़ों को। और वाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं अल्टीमेट कॉज। ठीक है, अल्टीमेट कॉज में हम पूछते हैं वाई एनिमल बिहेव लाइक दिस, और प्रॉक्सिमेट कॉज में पूछते हैं हाउ एनिमल बिहेव लाइक दिस, कोई कैसे ऐसी व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट कॉज
क्यों कर रहा है, तो ये आपका हो गया अल्टीमेट कॉज। अब चलिए देखते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज की बात करें तो ये क्या पूछता है, हाउ एन एनिमल मैनेज टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, कोई एनिमल कैसे मैनेज करता है किसी एक्टिविटी को, कैरी आउट कैसे करता है। इन दिस कॉज ऑफ बिहेवियर इम्पल्स एक्टिविटी और नर्व सेल और हार्मोन लेवल ऑफ एनिमल इज रिकॉर्डेड। इसमें क्या करते हैं कि हम एनिमल की इम्पल्स एक्टिविटी, जैसे हम लोगों में इम्पल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को हमारे हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है जब कोई काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अल्टीमेट कॉज की बात करें तो ये क्या होता है, व्हाई एनिमल हैज इन्वॉल्व द प्रॉक्सिमेट मैकेनिज्म, मतलब एनिमल जो है कैसे इस चीज के लिए इवॉल्व हुआ है, दैट कॉज इट्स परफॉर्म टू एन एक्टिविटी, कि ये इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले रहा है, क्यों, कैसे ये चीज हुई है, ठीक है। इन दिस कॉज बिहेवियर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एनिमल इज डिटरमाइंड। अब इसमें उसका सर्वाइवल हम देखते हैं कि कैसे सर्वाइवल हुआ, क्यों हुआ, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। और हाउ एंड वाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 बातें आती हैं। एक होता है कॉजेशन, दूसरा होता है डेवलपमेंट, तीसरा होता है सर्वाइवल वैल्यू, चौथा इवोल्यूशन। अब कोई चीज़ आप अडॉप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे तो उसको इवोल्यूशन ही माना जाता है। जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि हम क्या करते थे, पहले हम जंगलों में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे क्या था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, घर बनाना सीखा, खेती करना सीखा, ये सारी चीज़ें सीखी, तो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ और इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब कॉजेशन क्या कहता है, व्हाट मेक्स द बिहेवियर हैपन, क्या ऐसा रीज़न है कि ये बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट, ये बिहेवियर जो है, ये मशीनरी कैसे डेवलप हो रही है इसके बारे में। सर्वाइवल की बात होती है, हाउ डज ए बिहेवियर इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ एनिमल, कोई बिहेवियर उसके एनिमल के सर्वाइवल में कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है। इवोल्यूशन, हाउ द बिहेवियर इवॉल्व इट टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, मतलब हम लोग इस फॉर्म में जो आज हैं, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है, इसके बारे में। कंप्लीट स्टडी एनिमल की, उसमें प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट, इसी का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लर्निंग बिहेवियर्स के बारे में, जिसमें उसके टाइप्स और न्यूरल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब लर्निंग बिहेवियर क्या होता है उसका डेफिनेशन जानेंगे। तो लर्निंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एन एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग किसको कहते हैं, जैसे आपको कोई चैप्टर याद करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। उसकी अगर आपको एग्जाम में 3 घंटे लिखने हैं, ठीक है, आप डेली तो 3 आवर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एग्जाम से पहले आप 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं 3 आवर्स बैठ के लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके। इसी फेनोमेना को जब एनिमल जैसे हम कर रहे हैं तो उसे भी हम लर्निंग कर रहे हैं, और इसी तरीके से कोई और एनिमल करेगा तो उसे भी लर्निंग हम कहते हैं, ठीक है। सिंपली जो है लर्निंग वो बिहेवियरल चेंज है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। लर्निंग आप किसी तरीके की भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लर्निंग अच्छे के लिए ही कर रहे हो, ठीक है, बुरे चीज़ों की भी लर्निंग आप कर लेते हैं। लर्निंग जो है किसकी वजह से आता है, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस की वजह से। एज की वजह से कभी लर्निंग नहीं आती है कि आपको इस एज में ये सीख जाएंगे, नहीं। अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लर्निंग आपकी नहीं होगी। लर्निंग मस्ट लास्ट फॉर फेयरली लॉन्ग डेज, मंथ्स, ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द अडाप्टेशन। जो लर्निंग की मैकेनिज्म है, आप किसी चीज़ को कितना सीख रहे हैं, ये आपका कई दिनों तक चल सकता है, कई महीनों तक, कई सालों तक, डिपेंड करता है कि आप कितना अडाप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी दिन में आप सीख पा रहे हैं। ये ड्यूरेबल होता है और अडॉप्टिव होता है, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, हर किसी के लाइफ की लर्निंग अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं जो आप चीज़ें सीख रहे हो वही कोई दूसरा भी सीख रहा हो, ठीक है। इंडिविजुअल में फॉरगॉट लर्निंग बट कैन नॉट से अनलर्न, आप भूल जाते हैं लर्निंग। एक एज के बाद आप कुछ चीज़ें नहीं सीखना चाहते, लेकिन आप उस समय ये नहीं कह जाएंगे कि आप कुछ सीखे नहीं, ठीक है। ये लाइफ स्टेज, लर्निंग अकर्स इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज ऑफ एनिमल, एक पर्टिकुलर एज में आती है। इट एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ साइकिल। एक्वायर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, मतलब उसको गेन करेंगे आप, ठीक है, गेन करेंगे, एक्वायर कैरेक्टर्स, ठीक है। आपके यहाँ पे इनेट नहीं होगा, इनेट का जब कहीं बात की जाएगी मतलब वो जन्म से आपके अंदर प्रेजेंट था। लिखना आपने सीखा है, वो लर्निंग है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस की है आपने उसकी।
प्लेइंग एज एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर लर्निंग, ठीक है, खेलना एक इम्पॉर्टेंट वे है लर्निंग के लिए, ठीक। अब लर्निंग की नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है, लर्निंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज के साथ और उसके रिजल्ट क्या आएगा उसके चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, नए नए चीज़ों को हम सीखते हैं लर्निंग के माध्यम से। कभी हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, कभी हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं, कभी बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री, न्यू न्यू चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। पहले के लोग कंप्यूटर नहीं चलाते थे, अब धीरे धीरे हर चीज़ में कंप्यूटराइजेशन हो गया है, एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो आप कंप्यूटर के बारे में लर्न कर रहे हैं कैसे एग्जाम देना, तो आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को जनरेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन द इन्वायरमेंट विल ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल। अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो एनिमल के बिहेवियर में भी चेंज होगा। एनिमल लर्निंग क्यों होती है, ठीक है, आप प्रीडेटर जैसे कोई एनिमल है, उसको अपने किसी प्रीडेटर से, दुश्मन से खतरा है, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड करने की, कैसे उससे बचा जाए उसकी लर्निंग, हार्मफुल इन्वायरमेंट से लर्निंग, कैसे फूड फाइंड करें उसके लिए लर्निंग, हार्मफुल फूड को कैसे अवॉइड करें उसके लिए प्रैक्टिस। अच्छा, आप जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और आप अनहेल्दी हैं, आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप जंक फूड अवॉइड करना सीखेंगे, ठीक है। सूटेबल मेट को फाइंड करने के लिए लर्निंग, ये आपके एनिमल्स में होता है, इनकी लर्निंग होती है, ठीक है, कि किससे मीटिंग करनी है इसको सूटेबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के लिए फाइंड देयर होम, अपने घर को पाने के लिए लर्निंग। जैसे अगर आप छोटे थे तो आपको यहाँ पे, अगर आपका घर यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता और आपको पता नहीं है तो आप नहीं जान पाते, लेकिन अगर डेली 10 दिन आपको उसी रास्ते से लाया जाए तो आप जान जाएंगे कि हाँ मेरा घर यहीं है और अब मुझे ऐसे ही आना है। अगर कोई नया रास्ता आपको दे दिया जाए तो आप कितने भी बड़े हो जाएं तो क्या होंगे, भटक जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप चीज़ों को सर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, लर्न करेंगे और पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यही है लर्निंग के फायदे। एनिमल बिहेवियर में 2 तरीके की लर्निंग होती है, इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एनिमल बिहेवियर क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी है इंटरैक्शन ऑफ एनिमल का उसके एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, किसी एनिमल का एनिमल के साथ, एनिमल का प्लांट के साथ, ये इंटरैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्टडी ऑफ द मोटिवेटेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल मोटिवेट होकर मूवमेंट करता है, ठीक है। अगर एनिमल की ओरिजिन ऑफ एनिमल बिहेवियर उसके बेस पे देखें तो या तो ये नेचुरल हो सकता है कोई बिहेवियर, या आपने उसको लर्न किया हो। ब्रॉडली इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, एक होता है इनेट, जो बाई बर्थ आपके अंदर आ जाए, बाई बर्थ, जन्म से आपके अंदर है, माँ का दूध आप पीते हैं उसे जन्म से आपके अंदर रहता है, आप क्राई करते हैं जन्म से रहता है। लर्निंग, लिखना आप सीख रहे हैं, राइटिंग, ड्राइंग, कुछ भी आप सीख रहे हैं, ये लर्निंग बिहेवियर है आपका, ठीक है। अब इनेट बिहेवियर की हम बात करेंगे तो इनेट बिहेवियर को कई नामों से दे सकता है, लाइक नेचुरल बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर, कुछ भी दे सकता है। इसको आप नेचुरल बिहेवियर कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट मतलब बाय बर्थ है, कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब संज्ञानात्मक विकास है, आपको कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर ऑफ एनिमल को हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये बाय बर्थ हमारे अंदर फिक्स्ड है, इसकी वजह से हम इसे वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं। ये इनबॉर्न पैटर्न होता है, ठीक है। इनहेरिटेड होता है थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आता है, जैसे हमारे मदर फादर में रहा होगा वो जीन्स से इनहेरिटेंस होता है, आप सबको पता है, उसी के थ्रू ये इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। सक्सेसिव जनरेशन में एक के बाद एक जनरेशन में जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीसीज टू स्टिमुलाई और इन्वायरमेंट चेंज, ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स होता है। दूसरा आ गया आपका लर्न बिहेवियर, या इसे हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं, किसी भी नाम से दे सकता है, इनेट को फैप दे सकता है, नेचुरल दे सकता है, इंस्टिंक्ट, कॉग्निटिव, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। लर्न बिहेवियर को हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। इसको आप अपने अंदर सेव करते हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस में, बहुत सारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस में। विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस किया है। ये लाइफ टाइम आप एक्वायर करते हैं, ये इनहेरिटेड बाय जीन्स बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। दे आर डिराइव्ड थ्रू ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आपको कोई ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए कंडीशन रख दिया जाए कि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, कंडीशन रख दिया गया, रिवार्ड दिया जा रहा है बाइक मिलने का, पनिशमेंट अच्छे नंबर नहीं लाओगे तुम्हें डंडे पड़ेंगे, तो आप इसके थ्रू लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे एनिमल बिहेवियर का टाइप, पहले हम जान लेते हैं, फिर उन टाइप्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है।
एनिमल बिहेवियर के टाइप की बात करें, इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मच एफर्ट वर टेकन टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया। एक्सपेरिमेंट विथ डाइवर्स मॉडल, मेनी रिजिड थियरीज लर्निंग के बारे में बताएं, ठीक है। प्रेजेंटली जो है अगर हम लर्निंग की बात करें तो उसके लिए क्या है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लर्निंग को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब ये लर्निंग कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की लर्निंग हो सकती है, एक सिंपल लर्निंग, दूसरी कॉम्प्लेक्स या एसोसिएटिव लर्निंग। सिंपल लर्निंग फर्दर दो टाइप की है, सेंसिटाइजेशन एंड हैबिचुएशन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स और एसोसिएटिव लर्निंग की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका चार तरीके का। पहला कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में भी फिर दो आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फिर लेटेंट लर्निंग आपकी आती है, इनसाइट लर्निंग आती है और इम्प्रिंटिंग आती है, ठीक है। सिंपल लर्निंग आपका, अगर मैं सिंपल लर्निंग की बात करूं तो सिंपल लर्निंग बेसिकली दो टाइप का हो जा रहा है, सेंसिटाइजेशन एंड हैबिचुएशन, ठीक है। ये हो गया लर्निंग को अगर डिवाइड कर रहे हैं। देन अगर फिर लर्निंग की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है या इसी को हम एसोसिएटिव लर्निंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये चार टाइप का आपका हो जा रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग, फिर आपका लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और इम्प्रिंटिंग, ठीक है। कंडीशनिंग भी दो तरीके की हो सकती है, एक क्लासिकल मतलब पुराने टाइम से ही प्रेजेंट है, और एक इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे लर्निंग, ठीक है। फिर इनको हम देखें अगर आगे क्या होता है। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन जानेंगे हम लोग सिंपल लर्निंग में। सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होता है जो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलाई की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके के लर्निंग को क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सेंस के बेस पे, स्टिमुलस के बेस पे, ठीक है। स्टिमुलस जो हमारे अंदर स्टिमुलस होता है उसके बेसिस पे। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है, एम्पलीफाई करेंगे उस चीज़ को और अच्छा बनाते जाएंगे। जैसे आप पीसीआर करते हैं तो उसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं, उसी तरीके से ये एक सिंपल फॉर्म है लर्निंग का। ये क्या करता है, इन दिस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। एक ही चीज़ को आप बार बार करा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, ठीक है। इसेंशियल होता है एनी लर्निंग के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए। इसमें क्या होता है, इफ स्टिमुलस इज रिपीटेड फॉर इनफ टाइम्स एंड एनिमल विल लर्न। अगर उसको इनफ टाइम के लिए आप स्टिमुलस को देते रहें, बार बार वही काम उससे करवाते रहें, तो वो क्या होगा, उसको सीख जाएगा, ठीक है। वेरी कॉमन होता है फॉर लोअर टू हायर एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि एक रैट वुड नॉर्मली सो लिटिल और नो रिस्पॉन्स टू सिंपल स्टिमुलस लाइक एज फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे एक रैट है तो अगर आप उस पर फ्लैश ऑफ लाइट मारेंगे तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी, लेकिन अगर रैट हैज जस्ट रिसीव ए स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स फीट, इट विल जंप इन अलार्म टू दिस सिंपल स्टिमुलाई। लेकिन अगर उसके फीट में क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए, तो वो स्टिमुलाई शो करेगी। दिस काइंड ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, मतलब सेंस करके, छू के आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सेंस करके आप काम कर रहे हैं। लाइक दूर से आप टॉर्च मारिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन करंट जब पड़ रही है, जब वो टच कर रहा है, फील कर रहा है, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, इज एन एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर। बार बार के एक्सपोजर से आता है। न्यूरल बेसिस ऑफ सेंसिटाइजेशन इज नॉट क्लियरली नोन क्लियरली। न्यूरॉन के बेसिस पे सेंसिटाइजेशन किस तरीके से होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा आ जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जस्ट अपोजिट है सेंसिटाइजेशन का, ठीक है। ये क्या होता है हैबिचुएशन, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन द एनिमल एक्सपोज टू रिपीटेड स्टिमुलाई, ठीक है। अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स, अगर आप किसी स्टिमुलस के प्रति बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब बार बार कोई काम करा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स कम कर देगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, जितना ज़्यादा आप स्टिमुलस, सेंसिटाइजेशन में जितना ज़्यादा स्टिमुलस आप दे रहे थे, जितना ज़्यादा उससे टच करा रहे थे, वो जितनी बार रिपीट करेंगे उस काम को उतना ही तेज़ी से करेगा। लेकिन यहाँ आप जितनी ज़्यादा बार कराएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। ये भी एक लर्निंग मैकेनिज्म है। जब क्या होता है, रिपीट करते हैं हम बहुत टाइम एक ही स्टिमुलस को, अब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट रीइंफोर्समेंट, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एनिमल। अगर ये सिग्निफिकेंट इसका कोई रोल नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब कुछ उससे उसको फायदा नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, नहीं करेगा। दो इनिशियली सेंसिटाइज्ड एन एनिमल काम डाउन एंड फाइनली इग्नोर्स द स्टिमुलस। पहले धीरे धीरे क्या होगा, जब शुरू में आप उसको कराएंगे तो सेंसिटाइज होगा। जैसे आपको कोई क्या करवाता है,
शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कोई कर दे तो आप लगातार 4-5 दिन तक खूब पढ़ते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब आप एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से वो काम कर रहे हैं, फिर आपको क्या किया जाए, वो मोटिवेशन ना दिया जाए तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, वही बात आपसे बार बार कही जाए तो आप धीरे धीरे उसके प्रति क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस हो जाएंगे और इग्नोर करने लगेंगे। ठीक है, द सेसेशन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड हैबिचुएशन। ये जो इसका रिस्पॉन्स है उसी को हम हैबिचुएशन कह रहे हैं। हैबिचुएशन देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ बिहेवियर, इसमें बिहेवियर का डिक्लाइन होता है। बेसिक प्रोसेस एनिमल बिहेवियर का इट इज प्रेजेंट इन एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग मैन में भी ये पाया जाता है। बेस्ट नोन ऑफ एग्जाम्पल क्या है हैबिचुएशन का, स्केयर क्रो इरेक्टेड इन क्रॉप फील्ड। ठीक है, द बर्ड सून लर्न दैट देयर इज नो एक्चुअल डेंजर ऑफ स्केयर क्रो। ठीक है, वो जो आप लगाते हैं मटका, ऐसे मटका लगा के और अपने उसमें क्या करते हैं, खेतों में क्रॉप्स जहाँ लगे होते हैं खेतों में लगा देते हैं, तो शुरू में चिड़िया को क्या लगता है, शुरू में चिड़िया को लगता है कि ये यहाँ पे ह्यूमन है और अगर वो जाएगी दाना चुगने तो वो क्या करेगा, उसको वो मार देगा, भगा देगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ये चीज़ लर्न कर जाती है, ठीक है, तो फिर उसको कोई इससे डर नहीं रह जाता। ठीक है, बर्ड क्या हो जाती है, बिकम सेंसिटाइज हो जाती है सच स्टिमुलस के। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर वो काम अगर बार बार आप कर भी रहे हैं, ठीक है, तो हैबिचुएशन में क्या हुआ, आपने एक बार उसको बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर बार बार वही रिपीट कर रहे हैं आप, तो जो चिड़िया है वो जान जाएगी कि नहीं, इससे मुझे खतरा नहीं है। ठीक है, तो हैबिचुएशन इनेबल एन एनिमल टू कंसंट्रेशन ऑन इम्पॉर्टेंट सिग्नल एंड इग्नोर अदर्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल उसको आप दे सकते हैं लेकिन बाद में वो इसको इग्नोर करने लगता है। ठीक, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि हैबिचुएशन क्या हो गया और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, इसे एक और नाम से जानते हैं पेवलोवियन लर्निंग। तो अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की जगह पेवलोवियन लर्निंग दे दे तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ लर्निंग मेथड ऑफ एनिमल वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई इवान पेवलोव। ये एक रसिया के साइकोलॉजिस्ट एंड इथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक एसोसिएटेड लर्निंग का। ठीक है, एसोसिएटेड लर्निंग में क्या होता है, एनिमल फॉर्म एन एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल इवेंट्स एंड देयर ओन रिस्पॉन्स। यहाँ पे एसोसिएशन बन जाता है जो इन्वायरमेंट में है इवेंट उसके लिए और जो हम खुद रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक डॉग को एक डिजाइंड हंगरी फ्रेम में केप्ट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, पेवलोव ने क्या किया, गिव द एनिमल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एट रेगुलर इंटरवल विच रिजल्ट इन सलाइवेशन। और हर एक रेगुलर इंटरवल पे मतलब 1-2 घंटे के बाद डॉग को, सॉरी ये ह्यूमन हो गया, डॉग को उन्होंने फूड दिया और जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ, सलाइवा आया। ठीक है, देन ही सिग्नल्ड द डिलीवरी ऑफ फूड बाय प्रीसीडिंग इट विथ अ साउंड ऑन बेल विच इज कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल स्टिमुलस। फिर उन्होंने क्या किया कि एक और प्रोसेस किया, पहले क्या कर रहे थे, उसके सामने फूड ले जा रहे थे, सलाइवेशन हो रहा था, उन्होंने क्या किया, रिंगिंग बेल एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि बेल बजाते थे, उस टाइम पे डॉग को पता चल जाता था कि अब फूड आ गया। ठीक है, तो द बिहेवियर ऑफ डॉग ग्रेजुअली चेंज एंड द एनिमल बिगन टू ओरिएंट टुवर्ड्स द बेल बाय लीकिंग द इट्स लिप्स एंड सलाइवेटिंग। तो जैसे ही क्या होता था, डॉग बेल सुनता था वो लिक करने लगता था, चाटने लगता था और सलाइवा आने लगता था उसके मुंह में। ठीक है, नाउ दिस एनिमल स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू साउंड ऑफ अ बेल अलोन बाय ड्रिपिंग सलाइवा बिफोर द मीट ऑफ पाउडर अराइव्ड। अब क्या हो रहा है कि उसके सामने मीट नहीं लाया जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, सलाइवा उसका आ जा रहा है। क्यों, उसके दिमाग में ये चीज़ क्या हो गई, कंडीशन बन गया कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि पेवलोव डिस्क्राइब दैट साउंड ऑफ बेल एज अ कंडीशन स्टिमुलस। एक स्टिमुलस की तरह कंडीशन दिया जा रहा था कि बेल बजने का मतलब खाना मिलेगा। जैसे आपके स्कूल्स में भी क्या होता है, बेल बजते हैं तो आपको खाना, जो आपकी बेल बजती थी पहले स्कूल्स में खाने के लिए, एंड द फूड एज द अनकंडीशनल स्टिमुलस। और फूड क्या था, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा मियरली सीइंग द फूड वाज रिफर्ड एज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड ये जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वाज चेंज इनटू कंडीशनल रिस्पॉन्स दैट द एक्सपेरिमेंट डॉग सलाइवेटेड इवन आफ्टर हियरिंग द बेल। ठीक है, हियर द UCR वाज मॉडिफाइड इनटू CR। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अनकंडीशनल
आपका स्टिमुलस था वो किस में चेंज हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस में, कि कंडीशन दी जा रही, बेल बजेगा तो आपने आप उसको सलाइवा आने लग रहा है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बाद में माइस, मंकी, इन सब पे किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये दोनों कंडीशनिंग में आते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग के दो पार्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज अदरवाइज नोन एज ट्रायल एंड एरर मीनिंग। इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं, कि अगर आप ट्राई करेंगे, गलती करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, ये जो है फॉर्म है, ये भी एसोसिएटिव लर्निंग का फॉर्म है। हेंस द एनिमल आर एनकरेज्ड टू लर्न विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस लर्न टाइप इज नोन इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप लर्निंग करेंगे। साइंटिस्ट थे थॉर्नडाइक। ठीक है, एक फेमस इथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक प्रॉब्लम बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया विथ वर्टिकल बार्स सो दैट एन एनिमल केप्ट इनसाइड कैन सी आउटसाइड थ्रू द बार्स। ए डोर इन द बॉक्स वुड बी ओपनड बाय पुलिंग ए लूप इनसाइड द बॉक्स। उन्होंने एक बॉक्स डिजाइन किया कि जिसमें क्या करते हैं, एनिमल को, रैट को लिया था उन्होंने या कैट को, उसमें बंद कर देते हैं और उसको ऊपर से वो देख सकता था और साइड में एक पुलिंग लूप लगा था, उसको दबाता तो वो खुल जाता। ठीक है, ही केप्ट अ हंग्री कैट इनसाइड द बॉक्स एंड फूड आउटसाइड। उन्होंने क्या किया कि उस कैट को उस बॉक्स के अंदर रख दिया और फूड बाहर रख दिया, और कैट बहुत भूखी थी। ठीक है, एट फर्स्ट द कैट शो ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, पहले क्या किया, उस कैट ने बहुत सारी एक्टिविटीज शो की, बट इट कुड नॉट रीच द फूड बाय चांस। तो उन्होंने लेकिन वो फूड तक नहीं पहुंची। लेकिन बाय चांस द कैट पुल्ड द लूप एंड एस्केप फ्रॉम द बॉक्स टू गेट द फूड। बाय चांस क्या हुआ कि उसके पैरों से वो दब गया, जो पुल्ड था, लूप था, और वो बाहर निकल गई। सेकेंड और थर्ड ट्रायल ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट द कैट लर्निंग टू द पुल वॉज इंक्रीज्ड। जब दूसरी और तीसरी बार वही एक्सपेरिमेंट कैट के साथ किया गया तो वो कैट फाइनली सीख गई कि इसको पुल करने से मैं बाहर चली जाऊंगी। ठीक है, तो फाइनली उसने क्या किया, परफॉर्म करेक्ट बिहेवियर को किया। थॉर्नडाइक ने डिजाइन किया दिस टाइप ऑफ लर्निंग को ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा, जिसमें आप कोई चीज को उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, एनिमल लर्न एलिमिनेट रिवार्डलेस बिहेवियर एंड कंसंट्रेटेड ऑन रिवार्डिंग ओनली। ठीक है, बिकॉज एनिमल लर्न द एलिमिनेट द रिवार्डलेस बिहेवियर। उसने अगर रिवार्ड नहीं दे रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, और जब उसका रिवॉर्ड उसको दिख रहा था कि फूड रखा है तो वो काम कर रही थी। तो ये दो आपके कंडीशनिंग के हो गए, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। ठीक, देन आता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होता है, लेटेंट लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट इज नॉट इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड इन एन ओवर्ट रिस्पॉन्स। तुरंत ये रिस्पॉन्स नहीं शो करता है। ठीक है, ये कैसी लर्निंग का फॉर्म होता है, दैट अकर्स विदाउट एनी ऑब्वियस रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर और एसोसिएटेड दैट आर लर्न। ये कोई आप इसको सिखाते नहीं है। ठीक है, ये हिडन लर्निंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानेंगे, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट लर्निंग ऑफ एनिमल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीइंफोर्समेंट सच एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आप सभी को पता है कि लर्निंग बेसिकली किससे होती है, या तो आप उसको कोई रिवॉर्ड दें रीइंफोर्समेंट की वजह से, आप बोलें कि तुम 85% लाओ तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, या पनिशमेंट, अगर तुम्हारे कम नंबर आए तो तुम्हें डंडे मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से लर्निंग हो रही है। बट द कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट इज नॉट ओनली द रूट ऑफ लर्निंग। लेकिन लर्निंग का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल में एक्सप्लोर a maze at will। ठीक है, when an prior experienced rat a new rat allowed to run in a maze, the first run faster as it knows already। अगर मतलब मेज में क्या होता है कि मेज का जो मक्के का प्लांट होता है, वहाँ क्या किया, दो चूहों को दौड़ाया गया। ठीक है, तो उसमें से देखा गया कि जो चूहा पहले से वहां था वो काफी तेज दौड़ा रादर देन कि जिसको आपने नए वाले को लाया। तो एक्विजिशन और रिस्पॉन्स रिमेन्स हिडन और लेटेंट एंड एक्सप्रेशन लेटर। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। जो आपके अंदर क्या हो, हिडन हो। ठीक है, लेटेंट लर्निंग जो होती है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, ये खुद से आप करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस में भी होता है। जैसे चिल्ड्रन में लर्न वॉचिंग द एक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स बट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट इट लेटर डेट व्हेन द लर्नड मटेरियल इज नीडेड। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके सामने आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो तुरंत उस चीज को नहीं दिखाएगा। जैसे लाइक बहुत सारे जगहों पे होता है कि अगर छोटे बच्चे हैं उनके सामने आप अपने दादी दादा को, जो बूढ़े लोग हैं या किसी को फूड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो बाद में क्या करेगा, वही उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे इसको खाना नहीं देना है। ठीक है, तो अगर उसको जरूरत भी होगी, आपने उस टाइम पे इंटेंशनली नहीं किया होगा, ऐसे कर दिया होगा, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे इसे फूड नहीं देना, वो बाद में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की लर्निंग को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ से ऑप्शन बन सकता है कि इन विच लर्निंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर नॉट नीडेड। तो
तो लेटेंट लर्निंग उसको कहते हैं, ठीक है। इनसाइट लर्निंग क्या होती है? इनसाइट लर्निंग इज अ सडन प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू रिस्पॉन्स नॉट अराइव्ड बाय ट्रायल एंड एरर। ये एक सडन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो कि जिसमें ट्रायल एरर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कि आप उसको सिखाएं। ये सडन अडॉप्टिव रिकॉग्नाइजेशन एक्सपीरियंस होता है जो तुरंत आ जाता है, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग से डिफरेंट होता है। एक एथोलॉजिस्ट थे, वॉल्फगैंग कोकलर ने परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को चिंपैंजी पे। उन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को एक केज में रख दिया और उसके सामने क्या किया, 2 पोल रख दिए, ठीक है, और उससे कुछ चीज को पकड़ना था, फिट करना था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो मंकी जो था वो पहले तो उन दोनों को नहीं जोड़ पा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उन दोनों स्टिक्स को उसने जोड़ दिया और उस फ्रूट्स को ले लिया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि वो फ्रूट फेल हो गया ट्राई करने में, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसने उन दोनों पोल को जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके की लर्निंग में क्या होती है कि इनसाइट लर्निंग इज कंसीडर्ड एज अ हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये हायर फॉर्म होती है लर्निंग के। इसमें क्या होता है, इट अलाउज एनिमल टू ऑब्टेन नॉलेज ऑन इन ऑन सिचुएशन एंड अप्लाई टू इट अनदर। कि उस जैसे आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, उस टाइम पे आप सडन रिस्पॉन्स क्या देते हैं, ये आपकी इनसाइट लर्निंग को बताता है, ठीक है। ये बात आपकी इनसाइड लर्निंग को बताता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है? इम्प्रिंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल एक्सपोज टू सर्टेन की ऑब्जेक्ट यूजुअली एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ एंड फॉर्म एन एसोसिएशन विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इम्प्रिंटिंग कैसी लर्निंग है जिसमें कोई इंडिविजुअल, कोई स्पीसीज कुछ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक लाइफ ऑफ स्टेज पे ही दिखाता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट विथ अनदर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इज रिगार्डेड एज इम्प्रिंटिंग। आपकी किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, आपका अपने मम्मी पापा के साथ और किसी के साथ जो अटैचमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। एक इथोलॉजिस्ट थे, हेनरॉथ, ये डिटेल स्टडी किए थे इम्प्रिंटिंग के ऊपर, डक और गीज के ऊपर, ठीक है, डक और गीज स्पीसीज के ऊपर। ही रिपोर्टेड दैट द इनक्यूबेटेड गूजलिंग्स वर डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विथ पर्सन हु हैंडल्ड देम एंड सॉ वेरी फर्स्ट रादर देन देयर पेरेंट गीज। तो ये इन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं गीज के या डक्स के, उनकी जो केयर कर रहा है, जो पर्सन केयर कर रहा है, लाइक कोई ह्यूमन केयर कर रहा है, तो वो उसका अटैचमेंट उस पर्सन से ज़्यादा हो जाएगा, अपने मदर से, क्योंकि वो उसके साथ वो ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। Scientist Spalding made extensive observation on hatching of domestic chicks and reported that 2 to 3 day old chicks would follow any moving object will develop an attachment to it, ठीक है। क्या होता है कि आप उसकी जब केयर करने लगेंगे तो उसका अटैचमेंट अपने आप डेवलप हो जाता है। फेमस इथोलॉजिस्ट थे लॉरेंज, इन्होंने रिपोर्ट किया कि मच इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दैट इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, ही कंफर्म दैट न्यूली हैच्ड गुजलिंग्स एंड डकलिंग्स सेपरेटेड फ्रॉम मदर विल फॉलो ऑलमोस्ट एनीथिंग मूविंग, अ स्लोली वॉकिंग मैन, ए मूविंग मॉडल ऑफ डक और इवन ए ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने जो हैच गुजलिंग थी, जो अभी बच्चे थे, कि उन्होंने क्या किया कि उसकी माँ से उसको अलग कर दिया। सेपरेट फ्रॉम मदर विल फॉलो ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो जब उन्होंने अपनी माँ से अलग कर दिया उसको, तो जब उसकी माँ चलती थी उसी के पीछे पीछे वो चलते थे। तो अगर उनके सामने कोई मैन स्लो धीरे धीरे वॉक कर रहा तो भी उसके पीछे जाएंगे। मॉडल डक, कोई आप मॉडल रख दें, उस डक को ऐसे हिलाएं तो उसके पीछे हो जाएंगे। इवन कि आप अगर ब्लैक बॉक्स भी हिला रहे हैं तो उसके पीछे वो जाने लगेंगे, क्योंकि उनकी क्या होती है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। उनके दिमाग में वो बात छप गई है कि कुछ मूव करेगा तो हमको भी मूव करना है, ठीक है। तो होप इम्प्रिंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। इम्प्रिंटिंग के टाइप होते हैं। इम्प्रिंटिंग जनरली 2 ग्रुप का होता है, एक फीलियल इम्प्रिंटिंग, दूसरा होता है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फीलियल इम्प्रिंटिंग क्या होता है, द सोशल अटैचमेंट फॉर्म्ड बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट इज कॉल्ड फीलियल इम्प्रिंटिंग। फीलिया F1 F2 जनरेशन जो आप पढ़ते हैं उसी से फीलिया लिया गया है। तो जब पेरेंट का ऑफस्प्रिंग के साथ, बच्चे के साथ हो जो रिलेशन होता है उसे हम फीलियल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। अर्ली लाइफ में होता है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न टू डायरेक्ट इट्स सेक्सुअल बिहेवियर टू मेंबर और इट्स ओन स्पीसीज। जब कोई सेक्सुअल बिहेवियर अपने मेंबर से या उसी स्पीसीज से सीखता है तो उसे हम सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। ये फीलियल इम्प्रिंटिंग के बाद होता है, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है इम्प्रिंटिंग का, ठीक है।
फिगर इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मदर फिगर इज रिक्वायर्ड फॉर, मतलब एक मदर की जरूरत पड़ेगी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। इन एब्सेंस ऑफ मदर इन्फेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ नॉर्मल सोशल बिहेवियर, तो उनमें सोशल बिहेवियर की कमी हो जाएगी अगर मदर नहीं है। पेरेंट ऑफ सुपीरियर इंटरेक्शन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली डेज, पेरेंट की बहुत जरूरत होती है। इम्प्रिंटिंग हेल्प फॉर स्पीसीज रिकॉग्निशन, इम्प्रिंटिंग स्पीसीज के रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, ठीक है। और न्यूरल, एक होता है न्यूरल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, न्यूरल मैकेनिज्म क्या होता है, एन एनिमल परसीव इट्स सराउंडिंग वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी सिस्टम, ये सेंसरी सिस्टम उसमें वर्क करता है जैसे ह्यूमंस में करता है, ठीक है। बिहेवियरल पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरेक्शन कंडीशन, इसमें क्या होता है कि अगर आप गर्म चीज को छुएंगे तो आप हाथ हटाएंगे, मतलब बाहर से स्टिमुलस जा रहा है तो आपके इंटरनल कंडीशन में दैट मींस ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड सब उसके पीछे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, मतलब ये आपकी फ्रॉम वूम बर्थ, मतलब आप जब से आप जेस्टेशन पीरियड आपका स्टार्ट हुआ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन से लेके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक चलता है, ठीक है। इसको न्यूरोइथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन आपका पाया जाता है नर्वस सिस्टम का, किसके साथ, सेल के साथ, टिश्यू के साथ, ऑर्गन के साथ। आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन के साथ, मतलब आप हाथ को पीछे कर रहे हैं, मतलब आपकी सेल से टिश्यू मिलकर टिश्यू से ऑर्गन बना, अब उस ऑर्गन को आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट एडजस्ट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिविटीज को किसके, चेंज इन एनवायरनमेंट के बीच पे क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। वाइटल रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में, ठीक है। हार्मोन्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है एक्सप्रेशन ऑफ, इसको स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, डेली हो सकता है, जैसे 24 आवर की आपकी साइकिल चलती है, तो आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उठने से लेकर सोने तक आपकी जो साइकिल चलती है बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं उसको। वीकली हो सकती है, सीजनल हो सकती है या एनुअल हो सकती है। इसके बेसिस पे इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। डेली वालों को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। वीकली, सीजनली जो होंगे उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो क्रोनोबायोलॉजी बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम हमारे शरीर में, या सिर्फ हमारी नहीं, प्लांट में जो उनका स्लीप वेक साइकिल चल रहा है, कब प्लांट सो रहा है, कब उठ रहा है, दैट मीन्स अभी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उनकी पूरे प्रोसेस को समझना है, बायोलॉजिकल रिदम है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन बायोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है। टाइम का इफेक्ट बायोलॉजिकल इवेंट पे इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक के फॉर्म में क्या कहलाता है, क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है, दैट अकर्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो हर फॉर्म में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, सबके में ये क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। ये आपका जो होता है, इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या किसके बारे में जानते हैं, क्या एग्जामिन करते हैं, टाइमिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि पीरियोडिक हो सकता है, एक पीरियड पे ही होगा काम, साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एडाप्टेशन, सोलार एंड लूनार रिलेटेड रिदम्स, जैसे सोलार हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य जो है एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, ये सभी क्या है, ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अभी आपने एक इवेंट देखा है अयोध्या में, सूर्य तिलक लगाया गया है, तो उसकी एक टाइमिंग थी, ठीक है। टाइमिंग को पूरा देखते हुए उस टाइमिंग पे 12 के आसपास, 12 PM के आसपास में क्या हुआ, वो हुआ है, ठीक है, डे टाइम में। तो वो क्या है, वो एक रिदम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, ठीक है। ये एक साइक्लिक फीचर है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है। मेनली क्या होता है, ये बिहेवियर जो है ये रेगुलर फैशन में हो सकता है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली कब सिंग करते हैं, मॉर्निंग में, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इसी फॉर्म में सेट हुआ है, उनका बायोलॉजिकल रिदम इसी फॉर्म में सेट हुआ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें
बैट्स इमर्जेस फ्रॉम द केट एट डस्क, जब धुंधला हो जाता है बैट्स चमगादड़ जो होते हैं उस टाइम पे बाहर आते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल विच आर बेस्ड ऑन इंटरनल कूज आर कॉल्ड इंडिजिनस रिदम। तो इस तरीके के रिदम को जो आपकी इंटरनल मतलब आपकी बॉडी उसको रेगुलेट करे, आपका बॉडी प्रोसेस पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें लग रहा है, इस तरीके का रिदम को इंडिजिनस रिदम कहते हैं। और जो बाहर से स्टिमुलस देकर मतलब आप कुछ करें देन वो रिंग हो, उसे हम एक्सोजीनस कहते हैं। विद इन द बॉडी मतलब आपकी बॉडी रेगुलेट कर रही है, आप 1 महीने तक लगातार 5 बजे उठ रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट डे होगा कॉन्टिन्यूटी अगर आपने मेंटेन कर ली तो 1 मंथ के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपकी आंख 5 बजे AM में PM में जब भी आप उठते हैं जैसा आपका साइकिल है। देखिए सारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनकी स्टडी क्या होती है नाइट में चलती है, वो दिन में सोते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं रात में सोते हैं, ठीक है। तो सबका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम की अगर हम टाइप की बात करें तो एनिमल जो होता है ये डेवलप करता है वैरायटी इंडिजिनस रिदम, ये कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू होता है, ठीक है। कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे पहला ही बात करें सर्केडियन रिदम, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल साइकिल दैट अकर अबाउट एवरी 24 आवर्स। मतलब ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर 24 घंटे में परफॉर्म होगी। जैसे हम लोग का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हर 24 आवर में रिपीट होता है, ठीक है। हम सुबह उठते हैं, पूरा काम करते हैं दिन का अपने, रात में 10 बजे 11 बजे जब भी सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो क्या हो रहा है, हर 24 आवर में रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिदम बेस्ड ऑन रफली 24 आवर साइकिल और डे साइकिल, इसको हम डे साइकिल भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा था कि डे एंड नाइट साइकिल को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे उसे सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिदम्स लाइक जैसे स्लीपिंग आपका हो गया। सर्कैनुअल रिदम ये ईयरली या सीजनल होता है, मतलब एक ईयर की साइकिल पूरी प्रोसेस करता है। जैसे रोटेशन ऑफ सन को रोटेट होने में 1 ईयर लगता है। सर्कैलुनार, ठीक है। अब यहाँ सर्कैनुअल सन याद रख सकते हैं, ठीक है। और लूनार आप सबको पता है कि हम मून को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मून की बात करेंगे बेस्ड ऑन 29 डेज पे बेस्ड होता है और मून पे बेस्ड होता है सर्कैलुनार। तो लूनार आपका किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। इट फॉलोज द लूनार मंथ, ये आपके मून के बेसिस पे पाया जाता है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन बात करें हम सर्केडिडल, ठीक है। सर्केडिडल की अगर हम बात करें तो टाइड से आपको याद होगा, टीडल की बात यहाँ की जा रही है। तो हाई एंड लो टाइड ऑफ मरीन वाटर के बेसिस पे ये होता है। द लेवल ऑफ टाइड्स इज मॉड्यूलेटेड अक्रॉस द लूनार साइकिल, और ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, लूनार साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। टीडल की बात करें तो यहाँ पे हाई एंड लो टाइड ऑफ मरीन वाटर की बात की जाएगी। सर्केलुनार की बात की जाए तो मून के बेस्ड पे, और सर्कैनुअल की बात की जाए तो सर्कैनुअल सन, यहाँ पे UN वाला आप साउंड रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो इसकी बात की जाएगी। एक एक करके देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एनिमल आर ड्रिवन बाय टाइमर और क्लॉक। एनिमल का बिहेवियर जो है, ठीक है, एक टाइमर या क्लॉक के बेसिस पे चले बायोलॉजिकली, मतलब उसको आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकली आपके अंदर चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इंटरनल टाइमिंग डिवाइस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है इंटरनल टाइमिंग डिवाइस, ठीक है। ये एक इंडिजिनस कंपोनेंट है। इंडिजिनस मतलब आपकी बॉडी खुद रेगुलेट करे, बाहर से आपको कोई स्टिमुलस नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। मेनी एनिमल्स कंटेन देयर रिदमिक एक्टिविटीज इवन दे आर आइसोलेटेड इन द लेबोरेटरी कंडीशन। इवन की देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो काम परफॉर्म कर रहा है, या एनिमल है कोई, ठीक है, आप अगर उसको उसके इन्वायरमेंट से हटा के लेबोरेटरी में कर दें, मतलब आपने उसको इन्वायरमेंट से हटा दिया, आपका ये मानना है कि बायोलॉजिकली वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो आपने उसको इन्वायरमेंट से हटा दिया तो भी वो अलग लेबोरेटरी में भी सेम परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में इंडिजिनसली है, बायोलॉजिकली है, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, यूजुअली फ्री रनिंग एंड कैन कंटिन्यू ऑन रेगुलर साइकिल पे होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। इवन कि उसको आप अपने एनवायरमेंट में ना रखें, कहीं अलग ले जाके रख दे, तब भी वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं इसके, कि ये सेल्फ सस्टेनिंग टाइम मैकेनिज्म होता है, मतलब सेल्फ सस्टेन का मतलब होता है खुद करना, खुद से मैनेज करता है। इनेट या इनहेरिटेंस हो सकता है, मतलब बाय बर्थ हो सकता है, या इनहेरिट हो सकता है, मतलब
आपके मदर फादर से आपके में आ सकता है, इनहेरिट का मतलब यही होता है, वंशानुगत जिसको कहते हैं। नॉट रेगुलेटेड बाय बायोलॉजिकल रिएक्शन, कोई इसमें रिएक्शन नहीं चलता है कि बायोलॉजी का कोई रिएक्शन हो रहा है। लाइक मैकेनिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में रन फास्ट और स्लो, ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इंस्पिरेबल फ्रॉम लाइफ, किसी की लाइफ से आप इंस्पायर होकर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग्स रिदमिक एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल में एक रिदम में चलता है, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दे देगा कि विच फैक्टर नॉट इफेक्ट बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंस्पिरेबल हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शन, नॉट बायोलॉजिकल रिएक्शन, इनेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक है। देन बायोलॉजिकल क्लॉक के अगर एग्जांपल की बात करें तो स्लीपिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। जैसे हमारे स्लीप वेक साइकिल चलता है डेली हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। जो लोग होते हैं मूव करते हैं वो एक टाइम जोन से, और मतलब जहाज के सहायता से या एरोप्लेन के सहायता से, जैसे भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट इज़ ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ फ्री स्लीप वेक साइकिल अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल ऑफ द जोन वन हैज़ लेफ्ट, but the effect will be temporary and after few days staying in the new place the sleep wake clock of the person will be reset or entrained the local time schedule। मान लीजिए पहले आप इंडिया में रह रहे थे, ठीक है, तो आपका क्या था, स्लीप वेक साइकिल दूसरा था, मतलब 24 आवर्स का। अब इंडिया के और अमेरिका के टाइमिंग में डिफरेंस, ठीक है। देन आपकी जॉब वहाँ लग गई, आप अमेरिका चले गए, तो कुछ दिन तक क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, वहाँ के टाइम, वहाँ के शेड्यूल के हिसाब से आपका डेली लाइफ चलने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। फिर आपकी स्लीप वेक साइकिल वहाँ से, स्लीपिंग इन ह्यूमन क्यों कहा गया, क्योंकि नाइट के टाइम में क्या होता है, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ का जब था रात का टाइमिंग अलग था इंडिया का, जब आप अमेरिका चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, वहाँ की टाइमिंग अलग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर से वही क्लॉक आप में चलने लगेगा, ठीक है। स्लीपिंग मूवमेंट्स इन प्लांट्स, द प्लांट सच एज टेमरिंड मिमोसा पुडिका, जो छुई मुई का प्लांट जिसको कहते हैं, क्लोज देयर लीव्स एट डार्क एंड स्प्रेड एट नाइट, इनमें भी स्लीप वेक साइकिल चलती है। जब डार्क का टाइम है तो जैसे ही धीरे धीरे रात होगी, ये क्या करेंगे, अपने आप लीव्स को बंद कर लेते हैं। मिमोसा तो आप सबने, छुई मुई का प्लांट सारे बच्चों ने छू कर देखा होगा कि कैसे बंद हो रहा है, टच से भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उनमें भी ये साइकिल चलती है। फोटोसिंथेसिस आपका डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब डे टाइम में ऐसा देखा जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद से क्या करता है, उसके प्रोडक्ट से आगे का वर्क करता है, ठीक है। फ्लावरिंग, जो वाइट कलर फ्लावर होते हैं जैसे कि जैस्मिन और लिली, ये नाइट में ब्लूम करते हैं और रात में क्या कहते हैं, बंद रहते हैं। ब्लूम इन नाइट, ठीक है, नाइट में ब्लूम करते हैं। इंसेक्ट एंड सिक्रीशन ऑफ नेक्टर, कुछ प्लांट जो होते हैं सिक्रीट करते हैं नेक्टर एक स्पेसिफिक टाइम में, किसी एक दिन के एक स्पेसिफिक टाइम में ही वो अपना नेक्टर सिक्रेट करेंगे, ठीक है। इंसेक्ट विच हैव देयर ओन बायोलॉजिकल विजिट दीज फ्लावर एट दीज टाइम, अब कुछ इंसेक्ट होंगे जिनको पता, उनका खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक है और उनको पता है कि इस टाइम पे नेक्टर सिक्रीट होगा, तो उस टाइम पे उस प्लांट पे चले जाएंगे। इमर्जिंग एडल्ट सिल्क मॉथ, जो सिल्क मॉथ होता है जिससे सिल्क वॉर्म भी आप कहते हैं, इमर्जेस फ्रॉम द देयर कोकून एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे विच इज स्पीसीज स्पेसिफिक। तो जो आपका कोकून होता है, कोकून से जो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म निकलने वाला रहेगा, उसका एक टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो बाहर आएगा और वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, इन एग्जाम्पल को भी दे के आपको से पूछ सकता है। आपको सिर्फ यही नहीं पता चला होना चाहिए कि हम लोगों में ही सिर्फ क्या होता है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक्स चलते हैं, वो आपके प्लांट्स में भी होते हैं, इंसेक्ट्स में भी होते हैं, आपके फ्लावर में भी, हर जगह पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्केडियन रिदम की। सर्केडियन रिदम क्या होता है, एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस होता है जो स्लीप अवेक साइकिल को रफली 24 आवर के लिए देखता है। 24 आवर रिदम आर ड्राइवन बाय सर्केडियन क्लॉक, वाइडली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एनिमल, प्लांट और एनिमल में देखा गया है। सर्केडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सर्का का मतलब होता है अराउंड या अप्रॉक्सीमेटली, एंड डाइज का मतलब होता है डे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली एक डे की आप क्या कर रहे हैं, रिदम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं सर्केडियन, ठीक है। सर्का का मतलब आपके हो जा रहा है अराउंड या अप्रॉक्स, और डाइस का मतलब होता है डे,
तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक दिन का क्या कर रहे हैं, रिदम की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये जो टर्म सर्केडियन है इसको फ्रेंच हेल्बर्ज ने 1959 में दिया था, साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेता है। सर्केडियन रिदम क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर प्रिसाइज एंड रेगुलर इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले अगर इंडिया में थे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक दूसरा था, उसके बाद आप अमेरिका मूव करके कुछ दिन तक आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में फिर उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इंटरनल मेटाबॉलिक मतलब आपके बॉडी के अंदर ही प्रोसेस चलेगी। सिंपलेस्ट नोन सर्केडियन क्लॉक और बैक्टीरियल सर्केडियन रिदम एग्जाम्प्लिफाइड बाय द साइनोबैक्टीरिया। सबसे सिंपल सर्केडियन क्लॉक आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सिंपलेस्ट पूछ सकता है, सिंपलेस्ट सर्केडियन रिदम ऑब्जर्व इन, कई सारे एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया में। इट इज़ नोन फैक्ट दैट मॉलिकुलर सर्केडियन क्लॉक कैन फंक्शन विद इन अ सिंगल सेल। तो ये एक अच्छा फैक्ट है जानने के लिए कि एक सर्केडियन क्लॉक जो है एक सिंगल सेल में भी चल सकता है, तो सिंगल सेल आपका बैक्टीरिया जैसे हो गया। सर्केडियन रिदमिसिटी इज प्रेजेंट इन द स्लीपिंग एंड फीडिंग पैटर्न ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। किस में प्रेजेंट होता है ये रिदम, तो स्लीप साइकिल में, फीडिंग पैटर्न में, यहाँ पे ये रिदम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने इथोलॉजी का पूरा पोर्शन कवर कर दिया, जिसमें आपका इम्प्रिंटिंग, लेटेंट लर्निंग, कंपोजिट, सिंपल, हर तरीके की लर्निंग, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, सब कुछ मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। और यहाँ पे रिदम, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं आपको प्रोटेक्टेड एरियाज वाले पार्ट को पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।